रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं ऐसा चैप्टर है, ऐसा अध्याय है जो आधा आपको पहले से आता है। ठीक है, आपने सीखा होगा, हल्की हल्की उसकी छवियाँ आपके दिमाग में होगी। जैसे वो भुलक्कड़ आदमी होता है ना, जो सिर में चोट लगने के बाद याद करने की कोशिश करता है तो कैसे धुंधला सा उसको दिखाई देता, ब्लैक एंड वाइट, वैसी छवियाँ आपके दिमाग में होगी। और वो छवियाँ आज या आज के बाद धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप अधिकतर सीखोगे वो क्या है, LCM और HCF। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ईजी सा चैप्टर है, आपके अंडर कवर है, तो आप अच्छे से इसको सीखेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, और जिन्होंने नहीं भी सीखा है वो भी इसको बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है भाई, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, लेक्चर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर भी कौन सा है भाई साहब, पहला है। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक लेक्चर। बेसिक लेक्चर मतलब मैं अभी जो पढ़ाऊँगा हो सकता है चैप्टर के रिलेटेड कम हो, बट उससे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक रिवीजन दूंगा यहाँ पर, क्लास 9th का, यानी 9वीं कक्षा में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक संख्या, कई चीज़ें यहाँ से आप सीखोगे जो आगे आने वाले चैप्टरों में काम आएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को अपने लोग n से दर्शाते हैं, और ये कौन कौन सी होती है भाई साहब, ये होती 1 होता है, दूसरा भी इसी में आता है, तीसरा भी इसी में आता है, चौथा भी इसी में आता है, डॉट 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 डॉट, मतलब जितना आप सोच सको, जितने आपके मस्तिष्क की कैपेसिटी। हाँ, लुकिंग वेरी नाइस, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ठीक है, ये डॉट 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 का मतलब होता है अनंत तक। जैसे कि मैं बोलूँ भाई कितनी तक आपको गिनती आती, बोलेगा इतने 50,000, 100 तक, 200, 2000, 5000, 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, जितना आप सोच सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म में जो नंबर आएगा वो। दूसरी बात, कटा पिटा नंबर है नहीं, मतलब ना बट्टे में है ना पॉइंट वाला है, जैसे 1.2, 2.3 वैसा नहीं है, पूरा अक्खा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7वीं में भी आया था, 8वीं में भी आता है, 9वीं में भी आया था। कुछ अपनी छवियों को वापस रिफ्रेश करो, नहीं तो अड़ोसियों पड़ोसियों से जाके पूछो कि सच में आया था। हाँ, तो आया था। ठीक है, चलिए अब मैं लूँगा पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या? ठीक है, पूर्णांक, अच्छा सॉरी, होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, ये जो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, वो कौन कौन सी होती, तो वो 0 से चालू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, मयूरी डॉट 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 डॉट। सुने थे? अगर किसी ने सुना है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे क्या है मयूरी 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। बाबूजी पानी लाए हैं, क्या करे जी को डाल दो हमारे सर पे। ठीक है, तो पूर्णांक, पूर्णांक संख्या यानी इसको हम बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड लगते हैं, कोई बात नहीं। अक्सर गणित के सर लोग होते थोड़े मतलब स्पेलिंग के भिखारी होते हैं, तो स्पेलिंग को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, नज़रअंदाज करेंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। वो कहाँ से होते हैं? वो 0 से 1, 2, 3, 4 और 0 के इधर भी -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट, मतलब 0 के उधर भी डॉट डॉट डॉट, 0 के इधर भी डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही बात? फिर अब आप बोलोगे सर इसकी कहाँ ज़रूरत? भाई इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप लिख के रख लो नोटबुक में कि इसकी पड़ेगी ज़रूरत, इस लेक्चर में नहीं तो बाद वाले चैप्टर्स में। हाँ, फिर इसके बाद वाली तो खास पड़ेगी आज ज़रूरत। अब आएगी परिमेय संख्या। क्या? परिमेय। अब परिमेय संख्या ये क्या होती है? ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। ये कौन सा होता भाई परिमेय संख्या? इसको P/Q फॉर्म में लिखा जाए वो परिमेय संख्या है।
तो बोलोगे पी बटे क्यू फॉर्म। ये मैं परिमेय क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आधे के अंदर तो परिमेय और अपरिमेय जैसे शब्द दिए होंगे। आप सिद्ध करें कि ये रूट अपरिमेय है, तो ये सिद्ध करना अपरिमेय है, उससे पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि परिमेय क्या है। अपरिमेय, परिमेय, ऐसी की कुछ चीज़ें आएगी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। मतलब मैंने दे लेगा p बटे में q, तो आप बोलोगे सर p क्या है और q क्या है। तो p की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, फिर से चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो। -3 से इधर -2 -1 0 फिर 1 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो Q वाला है ये भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ज़ीरो नहीं होगा। Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर Q ज़ीरो हो गया तो भाई Q ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन अगर ज़ीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। देखो कैसे, जैसे कि मैंने इधर 7 बटे में Q की वैल्यू कर दी 0, या मैंने 1 बटे में कर दिया 0, या -9 बटे में कर दिया 0, या -7 5 बटे में कर दिया 0। भाई साइंटिस्ट या गणितज्ञ भी अब ये परिभाषित नहीं कर पाए, ये तय नहीं कर पाए कि किसी भी संख्या के बट्टे में 0 आ रहा है तो उसका उत्तर क्या होगा। तो इसको अपने क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, ऐसा लिखते हैं। मतलब जिसको अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, या अनंत बोल दिया गया हो, या क्या लिखा गया होगा वहाँ पे? अनंत। अगर कोई शिक्षक ऐसा लिखे 1 बट्टे में 0 बराबर 0, मतलब उसको गणित नहीं आता। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आपको खास ध्यान रखना है। बराबर क्या? 1 बट्टे में 0, तो क्या इधर Q बराबर क्या नहीं होगा? 0 कभी भी नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य मुद्दे की ओर, जो होगा LCM और HCF। ठीक है, इसको मौसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासा जी। और इसका लासा बोलते हैं। ठीक है, अब भाई इस चैप्टर में आपको मासा और लासा आएगा। और भाई साहब कैसे? मासा और लासा आएगा, पर भाई मासा लासा आने से पहले आपको उसका गुणनखंड करने आना चाहिए होगा। अब आप बोलोगे सर गुणनखंड क्या है? मतलब संख्याओं को तोड़ने आना चाहिए होगा। जैसे कि मैंने ऐसा लिखा कि भाई 6 का गुणनखंड करो। क्या? 6 का गुणनखंड। ठीक है, 6 का गुणनखंड मतलब 6 को तोड़ देना है, किसमें? भागाकार के फॉर्म में। तो 6 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, टूट गया। और ज़्यादा तोड़ सकते हैं क्या हम इसको? नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अब आप बोलोगे सर अभाज्य संख्या क्या है? यहीं से ये चीज़ चालू हो जाती है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो भाई यहीं से चालू हो जाएगी कि अभाज्य संख्या क्या है। मतलब ऐसी संख्या जिसको जैसे 2 है तो इसको मैं डिवाइड देने जाऊंगा तो 2 से ही दे पाऊंगा या 1 से दे पाऊंगा। इसको इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं दे पाऊंगा। निषेच भाग, यानी जिसमें पॉइंट भी ना आए और नीचे शून्य भी ना बचे। जैसा कि यहाँ पर है हमारा 2 को है, तो 2 को मैं किससे भाग दे सकता हूँ? बोला कि सर 1 को दे, 1 से दोगे उत्तर 2 आ जाएगा, या 2 को मैं 2 से दे दूँगा तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस इसके अलावा कोई नंबर है नहीं। तो 3 भी ऐसे ही है। लेकिन जैसे कि मैं बोलूँ 6 है, तो क्या 6 हमारी अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 6 को तो मैं 6 से भी भाग दे सकता हूँ, और फिर मैं 6 को 3 से भी भाग दे सकता हूँ बड़े अच्छे से, फिर 6 को मैं 2 से भी दे सकता हूँ, फिर 6 को 1 से भी दे सकता हूँ। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी? नहीं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या वो होगी जिनको या तो हम उसी संख्या से भाग दे सकते हैं, जैसे कि 6 को 6 से, या फिर 1 से दे सकते हैं। बस समझ में आ रही? क्योंकि अगर मैं पूछूँ ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, ठीक है, तो उत्तर होगा आपका 2। क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? 2। जैसे अध्याय 5 आप पढ़ोगे चैप्टर 5 में, तो उधर भी ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जैसे कुछ बोलोगे, अब मैं नॉर्मली बच्चे से पूछूँ लिटरली कि भाई भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर, भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर, तो बच्चा उसको सम विषम जैसा ले लेगा।
क्या बोलेगा सर अभाज्य संख्या जैसे कि 1 3 5 7 9 ऐसा बोल देगा। ठीक है, सम विषम और भाज्य अभाज्य दोनों अलग कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी कहानी, अभी लसम से की, गुणनखंड से आई, फिर भाज्य अभाज्य पे हम चले गए। तो हमें इससे ये सिद्ध होता है, हमें वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सीखना क्या पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से सीखने के लिए हमको गुणनखंड सीखना पड़ेगा। और गुणनखंड सीखने के लिए हमको ये पता होना चाहिए होगा कि भाज्य क्या है और अभाज्य क्या है। ठीक है, सम विषम नहीं, भाज्य और अभाज्य। तो शुरू करते हैं कहानी भाज्य और अभाज्य की कहानी। ठीक है, जैसे कि भाज्य संख्या और मैं इधर लिखूँगा अभाज्य। ठीक है, तो अभाज्य कैसी, जैसे कि 2 है, ये अभाज्य में आएगी। किसको, क्योंकि इसको मैं या तो 2 से ही डिवाइड दे पाऊँगा अच्छे से या 1 से। अच्छा, 3 भी इसी में आ जाएगी, क्या 4 इसमें आएगी, नहीं, तो वो इधर आ जाएगी, इधर भाज्य संख्या में, क्योंकि 4 को हम खुद 4 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं और 1 से भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 5 को तो हम किससे भाग दे सकते हैं, या तो 5 से या 1 से, 2 ही है और कोई है इधर, कोई नहीं है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, अभाज्य। हम इसको विभाजित आगे नहीं कर सकते किसी अन्य नंबर से। ठीक है, चलिए फिर इधर क्या आ जाएगा, 6 इधर आएगा। आप बोलोगे नहीं सर 6 तो इधर आएगा। ठीक है, फिर 7 इधर आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 8 किधर आएगा, वो इधर आएगा। फिर 9 इधर आएगा क्या, नहीं 9 इधर आएगा। ठीक है, भाज्य संख्या में आएगा। ये होता है भाज्य और अभाज्य का अंतर, जो कक्षा 7 और 8 में आपकी स्वाध्याय पोथियों किताबों में बहुत अच्छे से परिभाषा करके भी दिया गया। आपने सवाल किए हैं, परीक्षाओं में भी पूछा गया, लेकिन आप जिस दिन पेपर था उस दिन रट्टा लगा के चल गए, इसका उत्तर भाज्य, इसका अभाज्य, असंख्यन, संख्यन, समन्वय, विषम करके भाग गए थे। वो भुगतान आप पढ़ रहा है, देख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाज्य और ये हो गया अभाज्य। अच्छा, इधर फिर 9 आ गया, फिर 10 किस में आएगा, सीधी सी बात इधर ही आएगा, क्योंकि 10 को हम 10 से भी भाग दे सकते हैं, 1 से भी दे सकते हैं, इसके अलावा 5, 2 इनसे भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब कौन सा नंबर आ रहा है 10 के बाद, 11, तो 11 भाई साहब इधर आएंगे। ठीक है, तो 11 इधर क्यों आया, क्योंकि 11 को हम या तो 11 से ही दे सकते डिवाइड या 1 से ही दे सकते हैं, तो अभाज्य में गिनी जाएगी। बराबर, मैं परिभाषा ना लेकर रियल में समझा रहा हूँ कि भाज्य और अभाज्य क्या है। आज तक आपने परिभाषा रट्टा लगाई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर 12 किधर आएगा भाई, इधर आएगा। फिर 13 किधर आएगा, इधर आएगा। 14 किधर आएगा, इधर आएगा। और 15 भी इधर ही आएगा। भाज्य भाज्य पता चला। अच्छा, साथ में एक दूसरा सुर छेड़ देता हूँ इधर, वो होगा सम विषम वाला। ठीक है, तो सम क्या है और विषम क्या है, तो भाई साहब सम विषम मतलब ये 2 4 6 8 0। ठीक है, ये सब क्या है, सम संख्या। 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन सम विषम को भाज्य भाज्य जैसा समझने लगते हैं। तो ये जो बेसिक है ना, आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये कौन कौन से चैप्टर में आएगा मैं आज ही से बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 में आएगा, और आपकी संभावना यानी प्रायिकता में भी आएगा। इसके क्वेश्चन है, प्रायिकता में भी दिया है। ठीक है, और चैप्टर 5 में भी होगा और अनेकों चैप्टर में भी है, लेकिन मुझे जो दिमाग में याद था मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, भाज्य और अभाज्य, और चैप्टर पहले में तो है ही है, उसमें भी है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया भाज्य और अभाज्य क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड। क्या आपको यहाँ पे करने होंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्यों जरूरी है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ में हम लोग गुणनखंड ही करते हैं। जैसा आपने कभी ऐसा बनाया होगा ऐसा करके, 50 इधर 25 कर दिया, इधर 2 कर दिया, इधर 5 कर दिया, 5 कर दिया, 1 करके 5, ऐसी कुछ चीज़ें आपने की है। हल्की हल्की धुंधली यादें हैं आपके दिमाग में। अगर नहीं है तो भाई साहब जाओ आप इस क्लास में 8वीं में तो कोई बात नहीं, अगर धुंधली नहीं है, आप आ ही गए हो तो पढ़ के ही जाओ तो सीख लेंगे। हैं, पुराना हो गया डायलॉग, थोड़ा नया लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसा करना है पता है, कैसा करना, अभाज्य गुणनखंड। कैसा, अभाज्य गुणनखंड। सिर्फ गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 30 लिख दिया, तो 30 का गुणनखंड कैसे करोगे, सर बोलेंगे 15 × 2, ये गुणनखंड ही है, बट मैं अभाज्य बोल रहा हूँ, जिसमें जो भी संख्या है वो सब अभाज्य होनी चाहिए। जैसे इसको आगे ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपने, 5 × 3 × 2। अब ये अभाज्य गुणनखंड है, ये मात्र गुणनखंड है। ये क्या है, ये सिर्फ गुणनखंड है। ये क्या है, ये सिर्फ
गुणनखंड है, और ये वाला कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। और एलसीएम एचसीएफ में आपको इसकी ज़रूरत है, अभाज्य गुणनखंड की। बुक में आपको बड़े अच्छे से लिखा है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें, ऐसा लिखा है। पर क्या पता अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, तो आज जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलेंगे। मतलब अब इसको हम और भाग दे सकते हैं क्या, डिवाइड कर सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं आगे ले जाकर। जैसे मैंने इधर 15 को तोड़ दिया 5 और 3 में, तो हम इसको आगे और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। जैसे कि एक और ले लेते हैं, सिंपल सा नंबर अपने यहाँ पे ले लेते हैं 60। तो 60 का मैं बोलूँ, 60 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है क्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। मतलब 60 को तोड़ोगे, पहले कैसे तोड़ोगे, 60 को किससे भाग दे सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हो 30 गुणे 2, हाँ यार ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आगे ऐसा भी तो लिख सकते हैं 15 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि मैंने 30 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 15 गुणे 2 में कर दिया। देख लो, ये 30 को आगे 15 और 2 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, हम इसको आगे और भी तोड़ सकते हैं क्या, तो 2 तो यहाँ आ गया, गुणे में 2 भी आ गया। अब 15 को भी आगे तोड़ सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, 5 गुणे 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, फिर तुम बोलोगे सर नहीं भाई बस सर अब हमारी सीमा यहीं तक है, ठीक है। तो हाँ, ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। आपको ऐसा करना रहेगा, बराबर। अच्छा, ये तो चलो छोटी संख्या तक तो वैलिड है, लेकिन मैंने इधर दे दी मान लीजिए 484 दे दिया, तो बच्चा तो इसको करते करते थक जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे दूसरी विधि लाते हैं, वो कुछ खड़ी लीटी और आड़ी लीटी करके, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं, फिर यहाँ 2, फिर 4, फिर 2, ऐसा करके आपने कभी किया होगा, बराबर। तो अभी आप यहाँ तक करेंगे ये छोटे छोटे नंबर्स का गुणनखंड, फिर हम बड़े वालों पे जाएंगे और तब हम सीखेंगे HCF LCM यानी मस और लस, फिर आगे को इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और अभी आपको जैसे 60 का अभाज्य गुणनखंड किया है, वैसा अन्य नंबरों का भी करना है, वो होमवर्क में है आप सभी ये। और साथ में जो बच्चे बैठे देख रहे हैं वो नोट में प्रैक्टिस करके इसका उत्तर लिख देंगे फटाफट कमेंट में। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, फिर 70 का करेंगे, फिर आप 525 नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 125 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर आप किसका करोगे यहाँ पर 49 का कर दोगे, ठीक है। फिर आप किसको करोगे आगे गुणनखंड आगे इसका दूँ यार, हाँ दे देता हूँ 88 का, ठीक है। तो इतने का आपको गुणनखंड करना है होमवर्क में, और उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। क्योंकि अब जब अभाज्य गुणनखंड हमने सीखा है, तो अभाज्य गुणनखंड के बाद हम LCM और HCF सीखेंगे, इतना डीपली सीखेंगे, रियल बता रहा हूँ। आप कहोगे कि सही में अब आ गया हमको LCM HCF। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।